हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि व्हाट आर केमिकल चेंजेस, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये केमिकल रिएक्शन है या मतलब केमिकल चेंज है या फिर इट इज़ अ फिजिकल चेंज। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, हम लोग ये देखेंगे केमिकल रिएक्शंस को लिखा कैसे जाता है, भाई क्या रूल्स है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि विच यू हैव टू फॉलो टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। अभी इसका रिक्वायरमेंट क्यों है? द रीजन वाई यू नीड टू properly write a chemical reaction is because you want to convey a appropriate message. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सब्सटेंस A है, उसको सब्सटेंस B के साथ रिएक्ट करवाना है, तो सब्सटेंस A कौन सी कंडीशन में आपके पास होना चाहिए, सब्सटेंस B कौन सी कंडीशन में होना चाहिए, तब जाके वो रिएक्ट करेगा। तो वो कंडीशंस भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है ताकि सामने वाले को एकदम क्लियर कट आइडिया आ जाए सिर्फ वो रिएक्शन पढ़ने से कि अच्छा ये सब्सटेंस A मुझे इस कंडीशन में चाहिए, सब्सटेंस B इस कंडीशन में चाहिए, दोनों को रिएक्ट करवाऊंगा एंड देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर रिएक्शंस आल्सो एंड मेरा रिएक्शन हो जाएगा। ये सारी बातें वो कंडीशंस समझने से हो जाती है। सो बेसिकली वी हैव टू राइट द केमिकल रिएक्शन बाय गिविंग द करेक्ट फॉर्म एक्सप्रेशंस सो दैट सामने वाले को एकदम क्लियर कट आइडिया आ जाए कि कैसे उसको केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं। That is one part. Then we are also going to see how to balance a chemical reaction. तो बैलेंसिंग के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है। दिस इज वेरी टेम्पररी, मतलब दिस एक सेट पैटर्न है विच द स्टेट बोर्ड हैज गिवन आउट। ठीक है, आपको वो फॉलो करके केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि थ्रू आउट केमिस्ट्री आपको वही पैटर्न फॉलो करना है, नो दैट इज नॉट ट्रू, इट इज ओनली फॉर दिस चैप्टर। सो फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि बैलेंस द गिवन वर्ड इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन पूरा वर्ड में दिया होगा, उसको आपको केमिकल फॉर्मूलाज लिख के और उनका रिएक्शंस को लिख के उसको बैलेंस करते जाना है विद अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज क्लास। सो लेट अस गेट इनटू इट। सो यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज अ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज अ केमिकल चेंज। अभी फिजिकल चेंज जो होता है ना, दैट इज यू कैन एसोसिएट विथ चेंजिंग ऑफ शेप, चेंजिंग ऑफ साइज। ठीक है, अभी एक इलास्टिक रबर बैंड है, उसको मैं खींच दूं तो नाउ इट इज स्ट्रेच, तो उसका शेप चेंज हो गया। तो क्या ये केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है, छोड़ूंगा वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सो दैट इज अ फिजिकल चेंज, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर मेरे पास एक कांच का ग्लास है जो मेरे हाथ से गिर जाता है, तो नीचे गिरने के बाद वो टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, सो नाउ ऑल दोस पीसेस ऑफ ग्लास आर स्टिल ग्लास, मतलब उसमें कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हो गया ना, पहले वो सिर्फ इंटैक्ट था, अभी वो इनटू पीसेस हो गया, टूट गया। तो क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? करेक्ट, इट इज अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ पहले वो इंटैक्ट था, अभी वो छोटे छोटे पीसेस में कट हो गया या टूट गया। ठीक है, इफ आई वांट टू गिव यू सम मोर एग्जांपल्स, अगर मैं सब्जी लेके आता हूँ मार्केट से एंड घर पे आके उसको धोने के बाद मैं उसको कट करता हूँ छोटे छोटे पीसेस में, तो क्या वो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा? इट विल बी अ फिजिकल चेंज, करेक्ट, बिकॉज उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई नया चीज बन नहीं रहा है उसमें से। ठीक है, सिर्फ वो पहले इंटैक्ट था, अभी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया। सो दैट इज अ फिजिकल चेंज। सो बेसिकली फिजिकल चेंजेस में आपका कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर ले लेता हूँ, आइस ट्रे में पानी भर देता हूँ और उस आइस ट्रे को मैं फ्रीजर के अंदर डाल देता हूँ, आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स आई सी अभी वो बर्फ बन गया है। तो नाउ कैन यू टेल मी वेदर इट इज अ केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज? सोचो, क्या इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्या इसका स्टेट चेंज हुआ है, क्या है क्या नहीं? ओके, आई टेल यू द आंसर, इट इज अ फिजिकल चेंज। पहले सिर्फ वो लिक्विड स्टेट में था, अभी वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, उसका केमिकल
कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। आइस का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। वो थोड़ा ना चेंज होगा, सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, सेम अगर मैं पानी को गर्म करने रख देता हूँ तो वो इवेपोरेट होने लगेगा एंड सारा पानी वेपर्स में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो कन्वर्जन ऑफ वाटर into water vapor, is that a physical change or a chemical change? It is a physical change. ठीक है, अब जो physical changes होते हैं they are generally reversible. ठीक है, अगर वाटर को मैंने वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया तो उस वाटर वेपर को मैं कंडेंस करके वापस मैं पानी भी बना सकता हूँ, करेक्ट? सो आई कैन रिवर्स द चेंज। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर अगर वो कांच का ग्लास टूट गया तो उसको वापस कांच कैसे बनाओगे? हाँ ठीक है, बना सकते हो, उसको गर्म करके वापस से मोल्ड कर दूंगा, इट विल बिकम अ ग्लास अगेन। तो आप बोलोगे सर सब्जी, अभी सब्जी का केस अलग था, वो दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो बेसिकली फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड यू कैन रिवर्स देम। ठीक है, अभी मेरे पास वाटर लिक्विड स्टेट में है, नाउ आई वांट टू टेक इट इनटू द सॉलिड स्टेट। में क्या करूंगा? उसको आइस में फ्रीजर में डाल दूंगा, वो आइस बन जाएगा। तो क्या वो परमानेंटली आइस रहेगा? नहीं, जब जैसे मैं फ्रीजर में से बाहर निकालूंगा वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, अगेन इट विल कम बैक टू द लिक्विड स्टेट। तो मतलब दिस स्टेट इज रिवर्सिबल एंड ऑल्सो वेरी टेम्पररी। नाउ लेट अस डिस्कस केमिकल चेंजेस। अगर फिजिकल चेंजेस समझ में आ गया है तो केमिकल चेंजेस थोड़ा उससे अलग है। You can say it is a kind of opposite to that. What is a chemical change? Chemical change तब होता है जब आपके पास कुछ सब्सटेंस था एंड थोड़ी देर बाद कुछ अलग ही बन गया, कुछ नया ही सब्सटेंस बन गया, मतलब a new substance is formed. ठीक है, जैसे कि कोई दो रिएक्टेंट्स A प्लस B और दोनों को मैंने मिक्स करके रखा है, थोड़ी देर बाद देखता हूँ A और B दोनों गायब हो गए और कुछ नया प्रोडक्ट बन गया है, दैट इज C. तो दैट मीन्स वो दोनों ने रिएक्शन किया होगा, सो दैट मीन्स इट इज अ केमिकल चेंज, इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज। A प्लस बी कैन नेवर बी इक्वल टू C इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होना होगा तो A शायद सॉलिड का लिक्विड हो जाएगा, B लिक्विड का गैस हो जाएगा, वी डोंट नो। बट A और B दोनों मिक्स होके कुछ नया चीज बनाएंगे, तो देन आई कैन नॉट कॉल दैट अ फिजिकल चेंज, दैट हैज टू बी अ केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंजेस में क्या होता है? टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर and they form a new substance. ठीक है, या फिर कोई एक सब्सटेंस है वो ही कोई नया सब्सटेंस फॉर्म कर देता है। ठीक है, even that can be a chemical change. So basically in a chemical change a new substance is always formed. ठीक है, a new compound is formed, a new substance is formed. That is one thing. Secondly, chemical changes जो होते हैं they are irreversible. इरिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया? समझ लो मेरे पास एक मैग्नीशियम का वायर है, आई हैव दिस मैग्नीशियम वायर एंड इसको मैं कैंडल की फ्लेम के ऊपर रखता हूँ, तो अब क्या होगा? दिस मैग्नीशियम वायर विल स्टार्ट बर्निंग विद अ फ्लेम। ठीक है, एंड नीचे है ना ऐसा पाउडर गिरते जाएंगे, कलेक्ट होते जाएगा। यहाँ पे अगर मैं डिश रखता हूँ तो ये मैग्नीशियम वायर का सारा पाउडर जल के पाउडर बन जाएगा। ठीक है, तो ये पाउडर किसका है? बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसका ऑक्साइड है। सो मैग्नीशियम वायर को मैंने जलाया, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ। तो मैग्नीशियम वायर विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, चलो कोई बात। अभी क्या ये केमिकल रिएक्शन है? हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज पहले आपके पास सिर्फ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, अब आपके पास ये डिश में मैग्नीशियम ऑक्साइड है विच इज अ न्यू सब्सटेंस, सो दैट मीन्स इट इज अ केमिकल चेंज। दूसरी बात, क्या इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ? क्या मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को वापस मैग्नीशियम वायर में बना सकता हूँ? नहीं, पॉसिबल नहीं है। कोई लोग बोलेंगे सर अगर हम लोग ने मैग्नीशियम वायर को जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर पानी में डाल देंगे तो वापस मैग्नीशियम वायर बनेगा क्या? ऐसा नहीं होता। उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करने से आपका केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। दिस इज केमिस्ट्री, थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, सो बेसिकली ये एक बार मैग्नीशियम वायर को आपने जला दिया
तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा एंड फिर वापस मैग्नीशियम ऑक्साइड से आपको वापस सेम मैग्नीशियम वायर नहीं मिलेगा. व्हाई? बिकॉज इट इज अ केमिकल चेंज, इट इज परमानेंट, इट डज नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब यू कैन नॉट रिवर्स इट विथ टाइम. दूसरी बात, सिमिलर एग्जांपल मैच स्टिक का ले लो, एकदम बेसिक है. आपने एक बार मैच स्टिक को जला दिया, वो ब्राउन कलर का वुड ब्लैक हो जाएगा, चारकोल बन जाएगा. तो अभी वो चारकोल को आप वापस पानी में डालोगे तो थोड़ी वापस आपको मैच स्टिक मिल जाएगा. नहीं, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता था. नहीं, लोगों को ट्रीज कट नहीं करने पड़ते थे, तो वही मैच स्टिक को जला के उसको बुझा के वापस नया मैच स्टिक बना के वापस जेब में डाल के चल दो. ऐसा तो नहीं होता. सो दैट्स ओके. सो समझ में आया ये केमिकल चेंज है. ठीक है. सो बेसिकली अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के क्या क्या पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट. सो देखो, सबसे पहला पॉइंट, फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. हम लोग ने देखा न्यू सब्सटेंस क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है. इस केस में कोई नया, पानी को मैं अगर बर्फ बना दूंगा तो अभी भी वो H2O ही है उसका फॉर्मूला, वो चेंज नहीं हुआ है. सेकेंड, नो बॉन्ड्स आर ब्रोकन. एंड यहाँ पे बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम वायर अपने मतलब वो वायर के अंदर सारे मैग्नीशियम के एटम्स है, वो एटम्स आपस के इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स तोड़ के नाउ दे आर ट्राइंग टू फॉर्म द बॉन्ड विथ ऑक्सीजन विच इज देयर इन द एयर, O2. तो यहाँ का जो मैग्नीशियम है दूसरे मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड है ना, इंटरमॉलिक्यूलरली दे आर लिंक्ड. सो नाउ व्हाट विल हैपन, दे विल ब्रेक दिस बॉन्ड. ये ऑक्सीजन O2 के फॉर्मेट में होता है. O2 मतलब क्या, एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. वो नेसेंट ऑक्सीजन नहीं होता पॉसिबल, क्योंकि इट इज वेरी अनस्टेबल. ठीक है, तो आपको नेचर में कभी भी नेसेंट ऑक्सीजन ऐसा घूमता हुआ नहीं दिखेगा. सो अगर ऑक्सीजन है तो दैट इज एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ ही होगा. इट इज अ पेयर. क्यों? दोनों को आउटर मोस्ट शेल को स्टेबलाइज करना है, इसीलिए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड करके ही घूमता है. तो दैट इज व्हाई वी राइट द फॉर्मूला एज O2. ठीक है. तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा. अभी ये ऑक्सीजन भी अलग है, ये ऑक्सीजन भी अलग हो गया. ठीक है. फिर मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा और एक और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा. क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है, 2 है. ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है, 2 है. तो क्या होगा, दोनों का वैलेंसी, इसका इधर इसका वैलेंसी इधर, तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो आई एम सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा तो आपको MgO मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. सो अभी देखो, आपने देखा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा, बॉन्ड्स आर ब्रोकन, एंड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड एस्टैब्लिश हो गया, मतलब न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म. तो मतलब ये क्या रिएक्शन हुआ, ये केमिकल चेंज हुआ. इट इज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. तीसरी बात, इट इज रिवर्सिबल एंड टेम्पररी. दिस इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इट इज परमानेंट, इट कैन नॉट बी रिवर्स. वाटर का आइस बन गया, आइस का वापस वाटर बन सकता है. ठीक है. इट इज टेम्पररी. चेंजेस आर सीन इन द फिजिकल फॉर्म लाइक शेप, साइज, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस. लाइक जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस. अगर सॉलिड को आपने हीट किया, लिक्विड बन गया, तो दैट इज स्टिल अ फिजिकल चेंज. ठीक है. आपने मैंने एक ग्लास को गिरा दिया तो पहले वो इंटैक्ट था, बाद में वो मतलब उसका बुक्का बुक्का हो गया, टूट गया, छोटे छोटे पीसेस हो गए. सो दैट मीन्स उसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया. सो दैट इज स्टिल अ फिजिकल चेंज. थर्ड चीज, लास्ट में एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, डिसोल्यूशन. अभी ये क्या है देखो, अगर मैं सॉल्ट लेता हूँ और उसको एक चम्मच नमक को मैं एक गिलास पानी में मिक्स करके डिसॉल्व कर देता हूँ, वुड दिस बी अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? सोच के बताओ. अभी आपने लिखा है सर फिजिकल चेंज में, तो फिजिकल चेंज ही होगा. नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं. सोचो, खुद सोचो. जस्ट बिकॉज मैंने लिख दिया इसका मतलब ये थोड़ी सच हो जाएगा. सोचो क्या होगा. 2 मिनट ले लो. ओके, चलो मैं बताता हूँ. पॉज करके सोचा होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. सॉल्ट को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है, बेसिकली सॉल्ट के जो बॉन्ड्स है NaCl का, इट इज एन आयोनिक बॉन्ड. ओके. तो क्या होता है कि सोडियम एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्लोरीन एटम नेगेटिवली चार्ज होता है. अभी जब आप पानी में डालते हो तो दोनों स्प्लिट हो जाते हैं. ठीक है. एंड ये अंदर जब
पानी के अंदर जाएगा तो ये सोडियम आयन बन जाता है एंड क्लोरीन वाला क्लोरीन आयन बन जाएगा। अब क्या होगा, अब ये जो छोटे छोटे आयन है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो जगह होगा, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसमें जाके छुप के बैठ जाएगा। तो इसीलिए सॉल्ट को जब हम लोग पानी में डाल देते हैं वो गायब हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, बेसिकली वो डिसोसिएट हो गया सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन काफी छोटे छोटे होते हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का, अभी ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों के बीच, तीनों के बीच में ये जो जगह है उसमें जाके फिट हो जाता है, छुप जाता है। तो मतलब क्या हो गया, वो डिसॉल्व हो गया। तो आप तो बोलोगे सर कोई नया कंपाउंड बन गया होगा, नहीं, अभी भी ये सोडियम आयन ही है अंदर, और क्लोराइड आयन भी ऐसे ही किधर और छुप के बैठा होगा। तो ये फिजिकल चेंज कैसे हुआ? सोचो ये बात कि अगर वही नमक वाले पानी को मैं धूप में रख दूंगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा एंड जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट है वो वापस से मुझे मिल जाएगा। मैंने डिसॉल्व किया था पाउडर्ड फॉर्म में, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे को सेम वैसे ही पाउडर्ड फॉर्म में मस्त वाला टाटा नमक मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो आपको लंप्स में फॉर्म हो जाएगा, मतलब उसके थोड़े थोड़े ऐसे पीसेस हो जाएंगे बड़े बड़े वाले। वो बड़े बड़े पीसेस के सॉल्ट वो उस ग्लास के अंदर मेरे को मिलेगा इफ आई कीप इट इन द सन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो मतलब मुझे सॉल्ट, मैंने डिसॉल्व किया और वापस मुझे सॉल्ट मिला, तो ये रिवर्सिबल था और ये टेम्परेरी स्टेट था। दैट मीन्स इट वॉज अ फिजिकल चेंज। दूसरी बात, सोडियम क्लोराइड को जब मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो कोई नया कंपाउंड बना ही नहीं। अगर नया कंपाउंड बना नहीं तो ये केमिकल चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है। दैट इज जस्ट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड इन वाटर। मतलब अगर कोई नया कंपाउंड नहीं बना तो उसको मैं केमिकल चेंज कैसे बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। सो जिन लोगों ने सोचा कि ये फिजिकल चेंज है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, थम्स अप टू, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि केमिकल चेंजेस कैसे फॉर्मेट किए जाते हैं। सो बेसिकली केमिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज हुआ है या केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो देयर आर 4 मेथड्स टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन वेदर इट इज हैपनिंग और नॉट, ठीक है। अभी देख के तो पता नहीं चलेगा ना कि भाई मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया नहीं बनाया, कैसे दिखेगा? एक एक एटम तो अपने को दिखता नहीं है। सो उसके लिए देयर आर अ सर्टेन ट्रिक्स that you need to know to identify whether a chemical reaction has taken place or it has not taken place, ठीक है। तो सबसे पहला देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है ना, कि जब आप दो चीज को रिएक्ट करते हो तो कुछ सॉलिड है ना ऐसे डेवलप हो जाएगा उस सोल्यूशन के अंदर। तो जब दो सोल्यूशन को मिक्स किया तो ये भी एकदम क्लियर सोल्यूशन है, ये भी एकदम क्लियर सोल्यूशन है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो मैंने चेक किया था दोनों के अंदर कोई भी पाउडर फॉर्म कुछ नहीं था, लेकिन जब मिक्स करता हूँ तो नीचे मैं देखता हूँ कि अचानक से कुछ पाउडर फॉर्म बनते जा रहा है। तो वो जो पाउडर फॉर्म जो बन के सेटल हो जाता है ना नीचे, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट, ठीक है। दैट इज अनडिसॉल्व्ड, वो डिसॉल्व नहीं हो पाता दोनों के मिक्सचर में, ठीक है। सो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दूसरी चीज, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर को क्या करेंगे कि अगर मैं एक लिक्विड लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा लिक्विड लेता हूँ, दीज आर 2 डिफरेंट लिक्विड्स, ठीक है। दोनों का मैंने टेम्परेचर को मेजर किया, ये भी 30 डिग्रीज पे, ये भी रूम टेम्परेचर 30 डिग्रीज पे। अब दोनों को मैं मिक्स कर देता हूँ एक कंटेनर में। तो कंटेनर में मिक्स करने के बाद मैं थर्मोमीटर से चेक करता हूँ तो दोनों का भी टेम्परेचर सेम होना चाहिए, राइट। 30 और 30 डिग्रीज इसका भी होना चाहिए मिक्सचर का। लेकिन अगर समझ लो 35 हो गया या 40 हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, तो भाई दोनों चीज़ 30 डिग्रीज वाले इसको मैंने मिक्स किया, मैंने गर्म भी नहीं किया, फिर भी टेम्परेचर बढ़ गया। सो दैट मीन्स दे मस्ट हैव रिएक्टेड केमिकली, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को मिक्स करने के बाद टेम्परेचर 30 डिग्रीज होना चाहिए था, दोनों रूम टेम्परेचर पे थे, तो लेकिन पता चला दोनों का मिक्सचर का टेम्परेचर 20 डिग्रीज हो गया, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। तो मतलब फिर से कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ रहेगा। सो दैट मीन्स कि अगर चेंज इन टेम्परेचर है आपके मिक्सचर का तो मतलब केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। देन चेंज इन कलर, वेरी सिंपल। अगर मैं 2 ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स को मिक्स कर देता हूँ एंड जो मिक्सचर है उसका कुछ अलग ही कलर आ जाता है, येलो ग्रीन ऐसा कुछ अजीब सा, so that means what? That means they must have reacted with each other, तभी तो नया सब्सटेंस बना है।
इस और उस नए सब्सटेंस का कलर अलग है, सो दैट मीन्स इट इज अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। एंड एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, अगर दो सब्सटेंसेस को मैं मिक्स करता हूँ, मिक्स करने पे अचानक से एकदम गैस इवॉल्व होना, धुआं निकलना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स सम गैस हैज बीन इवॉल्व्ड, दैट मीन्स डेफिनेटली इट हैज टू बी अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव दीज 4 मेथड्स टू आइडेंटिफाई, कि हम लोग को सिर्फ चेक करना है कि क्या भाई कोई गैस इवॉल्व हुआ है कि नहीं, क्या कलर चेंज हुआ है कि नहीं, चेंज इन टेम्परेचर हुआ कि नहीं मिक्सचर में, या फिर कोई नया प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। अगर इन 4 में से अगर कोई भी चीज हुआ है, सो दैट मीन्स वी कैन से फॉर श्योर दैट केमिकल रिएक्शन आपका हुआ है, ठीक है। सो आपको चाहिए तो ये 4 पॉइंट्स नोट कर लो, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, हर एक का एक एग्जाम्पल दूंगा केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। सो चाहिए तो आप पॉज करके इतना नोट कर लो एंड देन आई विल राइट द एग्जांपल्स। So let's start with the first case, formation of precipitate. Formation of precipitate का एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि जहाँ पे आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3, सिल्वर इज Ag, नाइट्रेट इज NO3, सिल्वर का वैलेंसी +1, नाइट्रेट का -1, तो लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दिस विल गिव मी सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अभी इसने मुझे AgCl तो दे दिया एंड सोडियम नाइट्रेट दे दिया। अभी इसमें जो है ये आपका प्रेसिपिटेट है, सिल्वर क्लोराइड आपका प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है, व्हाइट कलर होता है इसका। तो ये है ना, ये दोनों का मिक्स करोगे तो सिल्वर क्लोराइड आपको नीचे फॉर्म होता हुआ दिखेगा, व्हाइट कलर का पाउडर उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन और सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को मिक्स करना, वो मैं बताने वाला नहीं था लेकिन मैंने सोचा चलो बता देता हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अभी ये देखो, ये बहुत मस्त चीज है, आपने ये देखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको जब मैं पानी में ऐड करता हूँ, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज लाइमस्टोन बेसिकली, ठीक है, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं। उसको जब मैं पानी में ऐड करता हूँ तो मुझे क्या बन के मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, कैल्शियम का वैलेंसी क्या होता है +2, OH का वैलेंसी पूरे रेडिकल का क्या है -1, तो ये 1 कैल्शियम के नीचे आएगा, यहाँ पे कैल्शियम का 2, ये पूरे OH को मिलता है, ठीक है। दैट इज हाउ वी राइट इट। आई होप सबको ये पता हो, लास्ट लेक्चर सब अच्छे से देखा होगा, ठीक है। तो अब जब कैल्शियम ऑक्साइड को मैं पानी में मिक्स करता हूँ ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, लेकिन साथ में वो कंटेनर जिसमें मैं मिक्स कर रहा हूँ वो बहुत गर्म हो जाएगा। सो दिस विल बेसिकली बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Exothermic reaction is a reaction in which the heat is liberated out to the surroundings, ठीक है, आपके सराउंडिंग्स में हीट लिबरेट होगा। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड यहाँ पे हीट इज लिबरेटेड टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। अब चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का क्या हो सकता है, एक सिंपल रिएक्शन है, चलो। सो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है CuSO4, ठीक है, उसके अंदर जब मैं जिंक को ऐड करता हूं, ठीक है, तो मुझे ZnSO4 बनता है प्लस कॉपर बनता है। अब कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब ब्लू कलर के सोल्यूशन के अंदर मैं जिंक का थोड़ा बहुत पाउडर डाल देता हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया, ठीक है। तो उसको कलर चेंज कहाँ पे, कलर चेंज वहां पे है कि पहले आपका पूरा सोल्यूशन ब्लू कलर का था और जिंक डालने के बाद वो ब्लू कलर गायब हो गया, अभी वो ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है, ठीक है, पानी के जैसा ट्रांसपेरेंट हो गया। तो मतलब चेंज इन कलर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलर चेंज, एकदम वेरी बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, वेरी सिंपल रिएक्शन।
कि मैं जिंक को डाइल्यूट HCl के अंदर मिक्स कर देता हूँ। थोड़ा बहुत जिंक ग्रैन्यूल्स लूंगा, ठीक है, उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl है, लिक्विड एसिड है अपना, उसके अंदर मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया, जिंक, और उसको बंद कर दिया। बंद कर दिया कैसे, एक स्टॉप कॉक से, ठीक है, और उस स्टॉप कॉक के अंदर, वो रबर कॉक के अंदर एक होल है, उस होल के अंदर मैंने एक छोटा सा पाइप डाला ताकि उसमें से वो गैस निकल सके। कभी होगा क्या, तो जिंक को जब मैं HCl के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये दोनों को रिएक्ट करने पे ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो मैंने लिखा था ना एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर दोनों ने रिएक्ट किया तभी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, नहीं तो पहले हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था क्या। तो मुझे एक बात बताओ, जस्ट फॉर ऐसे ही मुझे पूछने का मन कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस दिखता है क्या, नहीं दिखेगा, इट इज कलरलेस। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, पॉइंट है। पहली बात, वो जब HCl में जब मैं जिंक को डालूंगा ना तो लिक्विड के अंदर आप देखोगे ना ऐसे बुड़बुड़ बुड़बुड़ बबल्स हो रहे होंगे, जैसे हम लोग पेप्सी के बॉटल को खोलते तो उसके अंदर से बबल्स आते रहते हैं, वैसे ही तो वो बबल्स आते रहेंगे लिक्विड के अंदर। तो मतलब समझ जाऊंगा कि भाई कोई तो एक गैस इवॉल्व हुआ है। प्लस सेकेंडली, अगर मुझे हाइड्रोजन गैस है यही पता करना है तो मैं क्या करूंगा पता है, वो जो रबर कॉक के अंदर जो हम लोग ने पाइप फिट किया है ना, उस पाइप में से वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता होगा, वहां पे है ना मैं एक कैंडल का फ्लेम लेके जाऊंगा। तो मतलब लेट्स से वो पाइप ये है और यहाँ पे मेरे हाथ में एक कैंडल का फ्लेम है। जैसे ही मैं हाइड्रोजन गैस को उस फ्लेम के कांटेक्ट में लेके आऊंगा ना, वो फ्लेम बुझ जाएगा और एक जोर से आवाज आएगा, पुप, एक पॉप साउंड आएगा, पुप करके एकदम हल्का वाला। सो दैट मीन्स कि वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है, वो हाइड्रोजन गैस की पहचान है, आप उसको वैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 4 बेसिक एग्जांपल्स टू आइडेंटिफाई कि कौन सा रिएक्शन में मतलब क्या हो रहा है। लाइक यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट लिबरेट हो रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई इसमें कलर चेंज हो रहा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का है एंड अभी उसके बाद वो ट्रांसपेरेंट हो गया, प्लेन कलर का, मतलब नो कलर हो गया, कलरलेस हो गया। फिर यहाँ पे देखा हम लोग ने कि गैस इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ने देखा कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, सो ऑन एंड सो। प्रेसिपिटेट वैसे कॉपर का भी फॉर्म होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट में जब आप जिंक डालोगे तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा एंड उस सोल्यूशन के अंदर कॉपर का प्रेसिपिटेट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जो कि रेड कलर का होता है, कॉपर पार्टिकल्स थोड़े रेडिश ब्राउन टाइप के होते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग ने ये समझ लिया है तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस लिखते वक्त क्या क्या हम लोग को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। सो लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप इतना नोट कर लो पॉज करके एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी हम लोग को ये समझना है कि केमिकल रिएक्शंस को लिखा कैसे जाए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चीज है कि आपको उसमें सबके स्टेट्स इज्जत से बताने पड़ेंगे। स्टेट्स का मतलब क्या है कि अगर मैं एक कंपाउंड ए को कंपाउंड बी के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो कंपाउंड ए कौन से स्टेट में है, भाई उसका सॉलिड लेना है, लिक्विड लेना है, गैसियस स्टेट वाला लेना है, कैसे लेना है, तो दैट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा सो दैट सामने वाले को पता चले कि भाई हाँ ये सब्सटेंस मुझे सॉलिड में लेना है, ये सब्सटेंस का सोल्यूशन लेना है और फिर दोनों को मिक्स करना है। करेक्ट, लॉजिकल है ना। नहीं तो अगर सिर्फ मैं बोल दूं कि हाँ भाई कॉपर सल्फेट प्लस जिंक विल गिव यू जिंक सल्फेट पर कॉपर, ये रिएक्शन होएगा ही नहीं। अगर दोनों को आप सॉलिड स्टेट में ले लेते हो, कॉपर सल्फेट का पाउडर ले लो, ठीक है, जिंक का पाउडर ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। वाई? बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे सोल्यूशन स्टेट में लेना है कोई चीज को, वो मैंने बताया नहीं है। तो आप क्या सोचोगे कि दोनों को सॉलिड में लेके मिक्स करके देखूंगा मैं कॉपर बनता है कि नहीं बनता, ऐसा है। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू राइट अ रिएक्शन आपको स्टेट्स लिखने होते हैं। तो स्टेट्स को कैसे लिखा जाता है, तो जैसे कि कॉपर सल्फेट है, उसका सोल्यूशन स्टेट में मुझे लेना है। सोल्यूशन स्टेट मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट का पाउडर को
आप थोड़ा सा पानी में डिसॉल्व कर लो, तो नाउ दैट कॉपर सल्फेट इज इन द वाटर इन द डिसॉल्व्ड स्टेट। ठीक है, तो इस डिसॉल्व्ड स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक्वस स्टेट। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड एक्वस। क्या होता है स्पेलिंग में भी भूल गया, AQUAEOUS, पता नहीं, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ठीक है, एक्वस स्टेट। तो एक्वस स्टेट का मतलब क्या होता है, जब आप उस सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करो तो वो सोल्यूशन जो है वो उस सब्सटेंस का एक्वस स्टेट है। मतलब अगर कॉपर सल्फेट को, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का थोड़ा बहुत पाउडर है, उसको मैं पानी के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, इसको इसके अंदर डाल देता हूँ तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी ये गायब हो गया, ये कॉपर सल्फेट का पाउडर इसके अंदर हो गया और ये सोल्यूशन क्या हो गया, ब्लू कलर का बन गया। तो मतलब क्या है, दिस इज अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस, इसके अंदर कॉपर सल्फेट है बट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। एंड कॉपर सल्फेट को लिक्विड स्टेट की बात करूं तो मतलब कॉपर सल्फेट को मेल्ट करके, उस सॉलिड को मेल्ट करके मुझे लिक्विड स्टेट में लाना पड़ेगा। सो दैट वुड बी कॉपर सल्फेट लिक्विड। एंड जब मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहां पे मुझे लिक्विड नहीं चाहिए, मुझे एक्वस चाहिए। तो यहाँ पे इसके नीचे हम लोग जनरली उसका स्टेट लिखते हैं, तो AQ डाल के आप ब्रैकेट में लिखना है AQ। तो अगर मैंने AQ लिखा तो आपको समझेगा कि अच्छा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। ठीक है, अब जिंक जो है वो मुझे लिक्विड लेना है, गैस लेना है, सॉलिड लेना है, सॉलिड लेना है, तो मैं यहाँ पे उसका स्टेट लिख दूंगा सॉलिड S। ठीक है, अभी ये दो रिएक्टेंट्स को देख के मुझे ये समझ में आ जाता है कि कॉपर सल्फेट हैज टू बी इन द सोल्यूशन। मतलब कॉपर सल्फेट का पाउडर को मैं पानी में डिसॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन गया। अब उस सोल्यूशन के अंदर मुझे जिंक का पाउडर डालना है, सॉलिड स्टेट में जिंक। अब उसको मैं मिक्स करूंगा तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर। अब जिंक सल्फेट जो है वो आपको एक्वस स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो अभी वो सोल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का था अभी वो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हो गया। एंड कॉपर जो है वो नीचे एक्चुअली प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो वो सॉलिड स्टेट में आपको कॉपर नीचे फॉर्म होता हुआ दिखेगा। अब क्योंकि ये एक प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट को शो करने का एक और तरीका है, या तो आप उसको सॉलिड लिख दो, या तो अगर स्पेसिफाई करना है कि वो प्रेसिपिटेट है तो आप उसको एक डाउनवर्ड एरो दिखा दो उसके बाजू में। डाउनवर्ड एरो का मतलब ये है कि वो प्रेसिपिटेट फाइनली वो टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे सेटल हो जाता है, तो दैट इज व्हाई वी पुट अ डाउनवर्ड एरो। तो प्रेसिपिटेट को शो कैसे करना है, विद अ डाउनवर्ड एरो। ठीक है, अब इस रिएक्शन को मैं बोल सकता हूं कि क्या ये कंप्लीटली अंडरस्टूड है। हाँ, अभी मुझे एकदम क्लियरली पता चल गया कि इस सोल्यूशन में मैं जब जिंक को डालूंगा तो मुझे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन मिलेगा और उस सोल्यूशन के अंदर कॉपर का प्रेसिपिटेट मुझे मिल जाएगा। नाउ दिस इज कंप्लीटली अंडरस्टूड। तो अभी स्टेट का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया आपको। ठीक है, दूसरी चीज है कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि ये अगर रिएक्शन करवाना है तो क्या आई हैव टू स्पेसिफाई सर्टेन कंडीशंस। तो वो देखो, अब एक और रिएक्शन लिखता हूं कंडीशन समझाने के लिए। अभी देखो कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं डिकम्पोज करूंगा थर्मली तो इट विल गिव मी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो ये खुद ब खुद दे देगा कि अगर मैं सिर्फ रिएक्शन में सिर्फ इतना लिखता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, मतलब क्या, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को रखा और CO2 निकल रहा है यहां से और यहां से कैल्शियम ऑक्साइड निकल रहा है, ऐसा होगा क्या? नहीं, ये रिएक्शन खुद से नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट दरअसल क्या है, आपका मार्बल है। तो काफी लोगों के घर पे हम लोग ने देखा होगा ना, मार्बल की फ्लोरिंग होती है, तो क्या वो मार्बल की फ्लोरिंग में से कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली निकलते रहता है? नो, नहीं निकलता। तो अगर मैं रिएक्शन ऐसे लिखता हूं सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये गलत हो जाएगा, आपको एग्जाम में इसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मेंशन ही नहीं किया कि कैल्शियम कार्बोनेट CO कैल्शियम ऑक्साइड लाइमस्टोन
प्लस या क्विकलाइम जिसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कब देखा? जब आपने इसको हीट किया होगा, बहुत स्ट्रांगली हीट करोगे तब होगा। तो उसका सिंबल आपको बताना तो पड़ेगा ना, व्हेन हीटेड। तो जब हम लोग हीट करते हैं कोई सब्सटेंस को, तो एरो के ऊपर हम लोग को ये मेंशन करना होता है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट ऑन बीइंग हीटेड विल गिव मी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब ये रिएक्शन समझ में आया? हाँ आया। लेकिन क्या ये कंप्लीट है? नहीं। मैंने अभी तक स्टेट मेंशन कहाँ किया है? ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है, डिसॉल्व्ड है, क्या है क्या नहीं, मैंने मेंशन नहीं किया है। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे कि कैल्शियम कार्बोनेट इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है, उसका स्टोन्स ले लो या उसका पाउडर ले लो, जो भी फॉर्मेट में चाहिए, सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। विल गिव मी कैल्शियम ऑक्साइड विच इज अ सॉलिड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस के फॉर्म में होगा, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अब जैसे हम लोग ने प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो दिखाया था क्योंकि वो नीचे सेटल हो जाता है, हम लोग गैसेस को एक अपवर्ड एरो के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाजू में। अगर जी नहीं लिखना है तो आप अपवर्ड एरो लिख दो। तो इट इज अंडरस्टूड कि ये गैस इवॉल्व हो रहा है। गैस हमेशा राइज होता है ऊपर की तरफ, इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड को मैं कार्बन डाइऑक्साइड को मैं एक अपवर्ड एरो के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नाउ आई कैन से दैट दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली अंडरस्टूड। समझ में आया ये? इट इज नाउ, इट हैज अ वेरी क्लियर पिक्चर कि सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट करूंगा तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा इन द सॉलिड स्टेट, एंड मुझे कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा विच इज इन द गैसियस स्टेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता हुआ देख सकते हो। कैसे देख सकते हैं सर? पॉसिबल ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा ही नहीं। इट इज इनविजिबल गैस, मतलब आपको नहीं दिखेगा। कलरलेस गैस है, नॉट इनविजिबल, एक्चुअली इट इज कलरलेस। तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि कार्बन डाइऑक्साइड है? इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये देखो। तो समझ लो मैंने एक कोनिकल फ्लास्क लिया है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक रबर कॉर्क लिया है, ठीक है। अब इस कॉर्क के अंदर मैं एक होल कर देता हूं और उस होल के अंदर से मैं एक पाइप डाल देता हूं, ठीक है। अब यहां पे पूरा कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, मार्बल के पीसेस है, ठीक है, और इसको मैं हीट कर रहा हूं विद अ बर्नर। अब क्या होगा? इसको हीट करने पे CO2 इसमें से इवॉल्व होगा। अब इस पाइप को मैं क्या करता हूं, लाइम वाटर के अंदर डाल देता हूं। अब मैंने आपको बताया था कि बचपन में मुझे लाइम वाटर जब पता चला था तो मुझे लगता था कि नींबू पानी की बात कर रहे हैं, बट वो नींबू पानी नहीं होता है। दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, मतलब बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो। लाइम वाटर इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब क्योंकि लाइम वाटर मतलब क्या, क्विक लाइम को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो अब क्या होगा कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस गैस में से इवॉल्व होके ये पाइप के थ्रू इसके अंदर जब आएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव मी कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि ये जो लाइम वाटर है ना वो मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो ये जब एक्सपेरिमेंट जब मम्मी ने मतलब स्कूल में बताया था तब हम लोग को पता नहीं, टीचर ने बताया नहीं कि भाई लाइम वाटर मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाला पानी। तो मैं क्या किया, मैंने घर पे गया, मम्मी को, मम्मी मुझे नींबू पानी चाहिए बिना शक्कर वाला। तो मम्मी बोलती है नींबू पानी बिना शक्कर का कौन पीता है? बोलते नहीं मम्मी मुझे चाहिए। तो मम्मी ने बना के दिया। फिर मम्मी को बोला मम्मी मुझे स्ट्रॉ चाहिए। तो मम्मी बोलती है अरे ग्लास में पी लेना चुपचाप, क्या नखरे। बट मैंने बोला नहीं नहीं मम्मी मुझे स्ट्रॉ चाहिए। तो मम्मी ने एक फटकाया, बोलते हैं रोज के तेरे नखरे बढ़ गए। लेकिन फिर मैंने थोड़ा जिद किया तो मम्मी ने दे दिया स्ट्रॉ। तो अब स्ट्रॉ लेके मैं फूंक मारते रहा, मेरे फेफड़े पूरे थक गए। मतलब इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मैंने डाल दिया, लेकिन वो नींबू पानी वैसे का वैसा ही रहा, मिल्की हुआ ही नहीं। तो मुझे बहुत दिल टूट गया, मुझे लगा कि मैं साइंटिस्ट कभी नहीं बन पाऊंगा।
तो मैंने हार मांगी। फिर जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे एक्चुअल में पता चला कि जो लाइम वाटर था, जो 4th स्टैंडर्ड में जब टीचर ने मुझे बताया था कि लाइम वाटर का मतलब ये नहीं नींबू पानी, उसका मतलब ये था कि कैल्शियम ऑक्साइड वाला पानी को मैं लाइम वाटर वो बोल रही थी। अब भाई पहले बताना चाहिए ना, किसी स्टूडेंट का दिल तोड़ दिया आपने, ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा, एटलीस्ट मैंने आपको तो बता दिया। सो दिस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ओके। तो दिस इज हाउ आई आइडेंटिफाइड कि वो जो गैस निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि मुझे पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मिल्की कोई कर सकता है तो दैट हैज टू बी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसे मुझे पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ, ठीक है। नाउ तो ये तो मैंने कंडीशन बता दी कि कंडीशन की कहानी क्या है, आपको एरो के ऊपर वो कंडीशंस मेंशन करनी होगी कि काफी बार कोई रिएक्शन अंडर प्रेशर होता है, ठीक है, कि लेट्स से कि 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि 5 atm प्रेशर। तो मतलब समझ में आएगा आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट को शायद अगर आप 5 एटमॉस्फेयर के प्रेशर में प्रेशराइज करते हो तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो वैसे जो भी कंडीशंस है वो आपको एरो के ऊपर मेंशन करनी होंगी, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको एक और रिएक्शन दिया है जहां पे वेजिटेबल ऑयल को आपको हाइड्रोजनेशन कर रहे हो, मतलब क्या, उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो आपको वेजिटेबल फैट मिलता है। तो वो रिएक्शन कुछ ऐसा है, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन गिव्स वेजिटेबल फैट, जिसको वनस्पति घी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है ये रिएक्शन, तो इसमें देयर आर स्पेसिफिक कंडीशंस कि हाइड्रोजन गैस को आपको वेजिटेबल ऑयल के ऊपर जब रिएक्ट करवाना है तो दिस हैज टू बी इन द गैसियस स्टेट, ये आपका लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, दिस रिएक्शन हैज टू टेक प्लेस एट 60 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर ये नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आप करने की ट्राई करो, होगा ही नहीं। दूसरी चीज, ये रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, नॉट एग्जैक्टली फास्ट, बट ये रिएक्शन को करने के लिए आपको एक कैटलिस्ट चाहिए विच इज निकल। तो बिना निकल के प्रेजेंस के आपका वेजिटेबल ऑयल को आप वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। सो निकल एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। सो लास्ट ईयर मैंने आपको लेक्चर्स के वक्त बताया था, आई एम श्योर, बट लेट मी रिपीट इट अगेन कि व्हाट इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, बट सिर्फ उसके प्रेजेंस से वो रिएक्शन हो जाता है या वो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। मतलब ये दोनों के रिएक्शन में मैंने निकल भी डाला तो ऐसा नहीं कि निकल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा या निकल वेजिटेबल ऑयल के साथ या निकल वेजिटेबल फैट के साथ रिएक्ट करके कुछ नया बना लेगा, ऐसा नहीं। वो रिएक्शन के बाद भी वो निकल निकल ही रहेगा, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो चुपचाप वहां पे सिर्फ बैठ के देख रहा है, ठीक है। बट सिर्फ उसके देखने से वो रिएक्शन फटाफट हो जाता है। इसका अगर एक एग्जांपल दूं तो स्कूल्स में जब टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है, टीचर को समझ लो किसी ने बुला लिया, तो क्लास में पूरे 50-60 बच्चे एकदम बातें करना शुरू कर देते हैं, मस्ती है, पेपर का बॉल एक कोई किसी के ऊपर फेंक रहा है, कोई चौक फेंक के मार रहा है, सब दुनिया भर का मस्ती चल रहा है। बट सडनली प्रिंसिपल का आवाज आता है और वो चिल्ला रही है, और वो चिल्लाते हुए कॉरिडोर के उस एंड से आपके क्लासरूम की तरफ आ रही है। आपको ये पता चलता है, अभी तक आपको प्रिंसिपल ने कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ये बात जब पता चल जाती है कि प्रिंसिपल अपने फ्लोर पे है, वैसे ही पूरा क्लास चुप, एकदम शांत, एकदम चुपचाप, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सब लोग बुक के अंदर मुंह डाल के चुपचाप बैठ गए। क्यों? क्या प्रिंसिपल ने आके आपको डराया धमकाया? नहीं। क्या प्रिंसिपल ने आपको कुछ बोला? नहीं। क्या प्रिंसिपल ने आपको मारा? नहीं। हम लोग की प्रिंसिपल हमारे टाइम पे भाई हम लोग को स्केल से पड़ जाती थी भाई, अगर, और हम लोग की प्रिंसिपल तो इतनी स्ट्रिक्ट थी, वो केन लेके घूमती थी, अगर फालतू का मस्ती किया तो केन से पड़ती थी हम लोग को। वी वर स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन। आजकल मैं, इट्स नॉट दैट आई रिकमेंड दैट, बट आई हैड अप्रिशिएटेड। अगर उसने वो वैसा नहीं किया होता तो हम लोग के बैच के काफी बच्चे बहुत शैतान होते थे, लेकिन उसकी मार के डर के वजह से हम लोग काफी सुधर गए, ठीक है। आज तो खैर यू नॉट अलाउड टू हिट, बट ठीक है, आई एम नॉट, नाइदर एम आई प्रमोटिंग दैट। सो
उस केस में प्रिंसिपल का सिर्फ प्रेजेंस, जैसे निकल का सिर्फ प्रेजेंस ने आपके क्लास को चुप करवा दिया, शांत करवा दिया, वैसे ही निकल इज एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट। सिर्फ ओनली बाय द मियर प्रेजेंस ऑफ निकल क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया। निकल को कुछ करना नहीं पड़ा, वो चुपचाप बैठ के उधर रिएक्शन के अंदर बैठ के देख रहा था। ठीक है, सो द थर्ड थिंग इज कंडीशंस। कंडीशंस में कैटलिस्ट का प्रेजेंस भी आपको यहाँ पे एरो के नीचे या ऊपर आपको मेंशन करना होता है। सो विदाउट दिस, विदाउट मेंशनिंग द स्टेट्स, विदाउट मेंशनिंग द कंडीशंस, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू नोट व्हाइल राइटिंग द रिएक्शंस। अभी इन रिएक्शंस में करेक्शंस कर लेते हैं, या जो चीज मैंने जानबूझ के नहीं बताई उसको लिख देते हैं। अब जो सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ रिएक्ट करेगा ना, वो सोल्यूशन स्टेट में रिएक्ट करता है दोनों। तो सोल्यूशन स्टेट है तो मतलब मुझे क्या लिखना होगा, एक्वस। तो सोडियम सिल्वर नाइट्रेट इन द एक्वस स्टेट एंड सोडियम क्लोराइड दैट आल्सो हैज टू बी इन द एक्वस स्टेट। मतलब सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दो, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। दोनों को मिक्स करने पे सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। तो दिस आई हैव टू शो इट विद द डाउनवर्ड एरो, या तो S लिख दो या तो डाउनवर्ड एरो लिख दो। ये व्हाइट कलर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड एरो मेंशन किया है, दैट इज मोर देन इनफ। और ये जो सोडियम नाइट्रेट है ये अभी भी सोल्यूशन स्टेट में रहेगा, एक्वस। अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये रूम टेम्परेचर पे होता है, इसको कोई हीट वीट करने का कुछ जरूरत नहीं, सिंपल मिक्स कर दो तो आपको सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। नाउ अगेन कैल्शियम ऑक्साइड इन द सॉलिड स्टेट विल रिएक्ट विद वाटर इन द लिक्विड स्टेट। H2O लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, वेपर्स भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने लिक्विड लिखा। अभी H2O के नीचे लाइफ में कभी एक्वस मत लिखना, पानी का सोल्यूशन पानी में नहीं बनता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिक्स करो तब सोल्यूशन बनता है। तो वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वो लिक्विड स्टेट में हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसमें एक्वस नहीं लिखते। तो अब जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, दिस इज इन द एक्वस स्टेट। आपने इसको मिक्स किया है तो ये सोल्यूशन बन जाता है, और पानी का सोल्यूशन में, सो दिस इज योर सॉल्वेंट, सॉरी दिस इज योर सॉल्वेंट, दिस इज योर सोल्यूट, दोनों को मिक्स करो तो आपको जो सोल्यूशन बन गया है दैट इज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज इन द एक्वस स्टेट। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये रिएक्शन से मुझे ये चीज भी पता चलती है कि मुझे कॉन्सेंट्रेशंस भी बताने पड़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशंस मतलब क्या, कि अभी जिंक को जब मैं HCl के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो वो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस देता है। तो इस रिएक्शन को मुझे अगर कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि जिंक हैज टू बी इन द सॉलिड स्टेट एंड HCl हैज टू बी इन द एक्वस स्टेट। मतलब HCl एक्चुअल में लिक्विड स्टेट में नहीं होता है, इट इज ऑलवेज इन द वेपर स्टेट। अब HCl जो एसिड है वो कैसे बनता है, उस HCl के जो वेपर्स है उसको हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं। तो लिक्विड HCl इज नथिंग बट बेसिकली एक्वस HCl। अब ये HCl कैसा है, एसिड है, तो ये कैसा है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, क्या ये डाइल्यूट एसिड है? तो आई वुड से दैट इट इज अ डाइल्यूट एसिड इन दिस केस। ये रिएक्शन के लिए मैंने डाइल्यूट कंडीशन में लिया है, तो इसके नीचे मुझे ब्रैकेट में DIL लिखना पड़ेगा बताने के लिए कि भाई मुझे, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। आप सोचो ना कि मैंने बोला कि HCl लिक्विड लेके आओ और उसके अंदर जिंक डालो तो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन का गैस बनेगा। तो गैस को चलो हम लोग ने ऊपर के एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, ये सॉलिड स्टेट में बन गया, चलो ठीक है, एक्वस, सॉरी दिस विल बी इन द एक्वस स्टेट। तो अब मुझे एक बात बताओ कि आप बोलोगे कि सर लैब में दो टाइप का HCl है, एक जगह पे लिखा है डाइल्यूट HCl, एक जगह पे लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड, सर हम कौन सा लाए? आप पूछोगे कि नहीं? अगर दो चीज दिखेगा तो डेफिनेटली पूछोगे ना। तो इसीलिए मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मैं आपसे कौन सा एसिड लेना चाहता हूं। क्या मैं आपसे डाइल्यूट एसिड लेके एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा हूं या फिर कॉन्सेंट्रेटेड? ठीक है, तो यहाँ पे बताओगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू मेंशन कि अगर कोई एक सोल्यूशन है तो कैसा है वो, कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, कैसा है वो आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो अगर ये चार चीजें आपको समझ में आ गई, सॉरी तीन चीजें, उसका स्टेट,
आपको मेंशन करना पड़ेगा जगह जगह पे, आपको कंडीशंस मेंशन करने पड़ेंगे अगर कुछ है तो, जैसे कि इस केस में, या फिर आपको कंसंट्रेशन। अगर ये 3 चीज अगर आपने मेंशन कर दी, सो दैट मीन्स योर रिएक्शन इज मोस्टली कंप्लीट। ठीक है, काफी बार जैसे कि इस रिएक्शन में इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहां पे आपको प्लस हीट भी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक है, तो यहां पे दिखाओगे प्लस हीट, तो दैट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट लिबरेट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में आज हम लोग इतना ही कवर करते हैं, एंड वी कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी लेक्चर नंबर 3। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।